चैप्टर चल रहा है अभी। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम संक्षिप्त रूप में क्या कहते हैं, तो एपी कहते हैं। ठीक है, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब अगर हम पेज नंबर की बात करें तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर A138 है। और प्रश्नावली का अगर प्रश्नावली का बात किया जाए तो प्रश्नावली हमारा कौन सा है, तो हमारा जो प्रश्नावली है 4 का ए है। ठीक है, इस चैप्टर का 5 क्लास हो चुका है और आज हम 6ठा क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस उद्देश्य से हम क्लास कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, तो हमारा उद्देश्य है टारगेट 100/100। ठीक है, चलिए इसी उद्देश्यों की पूर्ति को लेकर हम 9 का दूसरा नंबर प्रश्न आज देखेंगे। 9 का दूसरा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 एक एपी है। और एपी क्या दिया गया है, एपी दिया है 3, 10, 17। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 10, 17 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। कह रहा है कि इसका कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। अब चलिए, जब इस प्रश्न को हम बनाएंगे, इस प्रश्न को जब हम बनाने चलेंगे तो कह रहा है यहाँ पे कि ये एक एपी, जरा पहले इस प्रश्न को समझ लीजिए। कह रहा है कि ये कोई एपी दिया गया है, इस एपी का कौन सा ऐसा पद है, वह कौन सा पद है जो इस एपी का 13वां पद से क्या को अधिक है, 83 अधिक है। क्या पद से, 13वां पद से 84 अधिक है। कितना अधिक है, 84। एक बार और आप समझिए, गेटवा लगा लीजिए ना, इसी से घूम कर देख रहे हैं। देखिए फिर से एक बार और प्रश्न समझिए। यहाँ का क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एपी है और वो एपी क्या दिया गया है, तो एपी 3, 10, 17 दिया गया है। कह रहा है कि ये एक एपी है, इस एपी का वो कौन सा पद होगा, इस एपी का वो कौन सा पद है जो इसी एपी के 13वां पद से कितना ज्यादा हो, 84 ज्यादा हो। अब ये कौन सा पद है ये हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ से इतना हमें जरूर पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले 13वां पद निकालना है। चलते हैं आगे। यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे, जब इस प्रश्न को बनाएंगे तो लिखेंगे ए बराबर, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। उसके बाद लिखेंगे डी बराबर, डी का वैल्यू क्या होगा, तो T2 माइनस T1। T2 का बात किया जाए तो T2 10 और माइनस T1 कितना है, 3 है। 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया तो 10 में से 3 गया तो 7। उसके बाद देखिए आपको निकालना क्या है, ये 13 निकालना है। अगर एनवा पद का बात किया जाए तो एनवा पद को हम कैसे लिखते हैं, एन, यानी कि एन के जगह पर कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर कितना, 13। तब यहाँ पर लिखेंगे एन बराबर कितना होगा। तो अब जब हम आगे बढ़ाएंगे, एन तो ना लिखे वही सही रहेगा क्योंकि हमें 13वां पद निकालना है। तो हम यहाँ पे A13 लिख देते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि एन बराबर, एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 और n2 में d। आपको निकालना क्या है, आपको 13वां पद चाहिए, यानी कि A13 बराबर, जब हम A13 बराबर के पास में जाएंगे तो A13 बराबर a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है 3 प्लस n का वैल्यू है यहाँ पे 13 और माइनस 1 और n2d का वैल्यू क्या है, 7 है। आगे बढ़ाइए। अब आप यहाँ पर देखिए, जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो 3 का 3 और प्लस 13 में से 1 गया 12 और गुणा में क्या है, 7 है। तो 3 प्लस 12 7 84। जब 84 में हम 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 87 है। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना। आपका 13वां पद क्या निकला, आपका 13वां पद यहाँ पर निकल चुका है 87। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि बताइए
इस एपी का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे फिर से क्या, तो प्रश्न से, कहां से, प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद, तो हम लिखेंगे एपी का एनवा पद। कौन सा पद, एनवा पद। कह रहा है कि एपी का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो हम लिखेंगे एपी का एनवा पद उसके 13वें पद से कितना अधिक होगा, 84 अधिक होगा। अर्थात देखिए यहाँ पे, अर्थात एनवा पद को हम किस चीज से दर्शाते हैं, तो एनवा पद को हम ए एन से दर्शाते हैं। यानी कि जो एनवा पद है, ये एनवा पद क्या हो जाएगा, इस एपी के 13वां पद से कितना अधिक होगा, 84 अधिक होगा। ये पॉइंट समझने में कोई तकलीफ है क्या, ये पॉइंट समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन नहीं ना। आगे बढ़ाएं, अब हम लिखेंगे ए एन। अगर आपको ए एन का मान निकालना है तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन एन टू में डी होता है ना। क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और एन टू में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ाया जाए, के बराबर में ए 13 आप जरा देखिए, ये 13 का वैल्यू कितना निकला हुआ है, ये 13 का वैल्यू आया है 87। कितना है, 87 है। यहाँ पे प्लस तो प्लस और बगल में क्या है, 84 है। जरा आप आगे बढ़ाएंगे, जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिलेगा ए प्लस एन से डी में गुणा हुआ तो एन डी माइनस डी के बराबर में इसको आप ऐड कीजिए। 7 4 11 का एक हासिल, एक 8 8 16 और एक 17। अब जरा आप आगे बढ़िए, आपके पास ए का वैल्यू कितना है, आपके पास ए का वैल्यू है 3, तो 3 प्लस एन गुने डी का वैल्यू आपके पास कितना है 7 और माइनस में फिर से डी का वैल्यू कितना है 7 है, के बराबर में 171। समझने में कोई तकलीफ है क्या, कुछ कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है तो पूछिए, है क्या कुछ कंफ्यूजन। आगे बढ़ा इसको, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप बताइए, 3 में से अगर 7 को घटाया जाए तो क्या आता है -4 और प्लस n में 7 से गुना करेंगे तो 7n के बराबर में 171। इस -4 को उधर भेजे क्या, जब -4 को हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा इधर 7n के बराबर में 171 और प्लस में क्या है 4। आगे बढ़ाएंगे तो 7n के बराबर में 171 और 4 कितना 175। आगे बढ़ाएं, जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 7 n के साथ गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि n के बराबर में क्या आया, तो n के बराबर में 175 बटा में क्या है 7 है। अब आप देखिए 7 दूनी 14, यहाँ बचा 3 3 पर 5 35, तो 7 बचे 35, यानी कि n का वैल्यू क्या आया, n का वैल्यू आया 25। क्या आया, n का वैल्यू आया 25। हमने यहाँ पर लिया था क्या n। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः एपी का, सेम इस भाषा पे आपको चलना है। अतः एपी का एनवा पद हमने लिया था और n का वैल्यू कितना आया 25 आया, तो लिखेंगे अतः एपी का 25वां पद क्या होगा, उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। समझने में कुछ परेशानी, आंसर मैच कीजिए क्या है। आगे बढ़ाया जाए, अगला प्रश्न कौन सा बोले हैं 10। चलिए देखिए 13वां जो इसका प्रश्न है उतना टेंशन लेने वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, इसका भाषा पकड़ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप देख लेंगे। देखिए
अगला जो 10वां नंबर प्रश्न है, अगला जो 10वां नंबर प्रश्न है, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी, जहां पर समांतर श्रेणी लिख रहा है इसका मतलब होता है कि जो आंकड़ा दिया गया है वो एपी में है ही, पर जब आपसे प्रश्न बनवाएगा तो जो भी आंकड़ा देगा आंकड़ा एपी में ही होगा। अब वो दिन खत्म है कि आपसे एपी चेक करवाएगा, ठीक है। शुरुआती दौर का कुछ प्रश्न होता है जहां पर आपको एपी पहचानना है कि जो आंकड़ा दिया गया है वो एपी में है या नहीं है। लेकिन जब हमें प्रश्न बनाने के लिए दिया जा रहा है, पद निकालने के लिए दिया जा रहा है, एनवा पद निकालने के लिए दिया जा रहा है, या फिर ए निकाले या फिर डी निकाले, अगर इस चारों में से अगर कुछ हमें निकालना है तो जो आंकड़ा आपको मिलेगा वो आंकड़ा एपी में होगा ही, ठीक है। कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65 और 67, उसके बाद ये 10वां नंबर क्वेश्चन है 63, 65, 67 और उसके बाद दे रहा है डिट्टो डिट्टो डिट्टो, यहां तक दे दिया। और कह रहा है और 3, 10, 17 और इसमें भी ये दे दिया यही चीज, क्या डॉट 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 दे दिया, ठीक है। इस डॉट 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 का मतलब क्या होता है कि ये अभी और आगे तक जा सकता है, कहां तक, n तक, जो कि हमें n से नहीं पता है कि कहां तक जाएगा, ठीक है। वैसे n से नेचुरल नंबर यानी कि प्रकृत संख्या को दर्शाया जाता है। जब आप 10th क्लास का या 9th क्लास का गणित स्टार्ट करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले आपको नेचुरल नंबर ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। नेचुरल नंबर को n से सूचित किया जाता है जिसका कोई और अंत नहीं है। वैसे साधारण तौर पर हमें 100 तक गिनती सिखाया जाता है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि गिनती 100 तक ही सीमित है, आगे तक भी जाता है। चलिए अब इस प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि 90 पद के लिए 63, 65, 67 डॉट 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 तथा 3, 10, 17 के 90 पद समान होंगे। कह रहा है कि यहाँ पर वो 90वां पद कौन है, n के जगह पर कौन सा वैल्यू आएगा। n से हम किसे दर्शाते हैं, पदों की संख्या को। कुल मिलाकर आप ठेठ देहाती में समझिए कि 2 एपी दिया गया है। जब इस एपी को हम आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो कोई एगो ऐसा पद आएगा जहां पर दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। कोई एगो ऐसा पद आएगा। अब आप सोचिएगा कि ये 63 से चालू हुआ है और ये 3 से चालू हुआ है, तो कैसे आगे जाकर ये बराबर हो जाएगा, बिल्कुल बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये मात्र 2 की गति से बढ़ रहा है। 63, 2, 65, 2, 67 ये 2 की गति से बढ़ रहा है। लेकिन इधर आप देखिए कितने की गति से बढ़ रहा है, 7 की गति से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर इसको पकड़ेगा भी और इससे आगे निकलेगा भी। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो पदांतर है, सर्व अंतर है, यानी कि डी है, वो अधिक है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि बताइए जब इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे और फिर इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक मान ऐसा आएगा जो दोनों एपी में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और वो जो मान बराबर होगा वो कैमा स्थान पर होगा, यानी कि कैमा पद पर होगा। समझने में किसी को कोई तकलीफ नहीं ना। अब ऐसे इसको आगे बढ़ाते जाएंगे, 67 के बाद 69, उसके बाद 71, उसके बाद 73, उसके बाद 75, और जब इसको बढ़ाते जाएंगे तो 17 है, 7 का डिफरेंट आ रहा है, तो इसको भी हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एगो ऐसा मान निश्चित आएगा जो दोनों के लिए होगा, ठीक है। वो मान इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। अब जिस जगह पे रहेगा, एक बात याद रखिएगा, जिस जगह पे रहेगा तो वो जगह भी बराबर रहेगा, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे तीसरा स्थान पर 17, मान लीजिए कि इसी पद में वो 10वां जगह पर आया तो इस पद में भी वो 10वां ही जगह पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ाए इस प्रश्न को। चलिए जब इस प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रथम एपी में। प्रथम एपी कौन दिया गया है, प्रथम एपी में, प्रथम एपी यही है ना, ये आपका पहला एपी है और ये आपका दूसरा एपी है। लिखेंगे प्रथम एपी में ए बराबर क्या है, 63, उसके बाद डी बराबर क्या आएगा, तो डी बराबर T2 - T1। आगे बढ़ा दिया जाए
आगे बढ़ाएंगे तो T2 का वैल्यू 65 और माइनस T1 का वैल्यू 63। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आया ना। n हमें पता नहीं है और an भी हमें पता नहीं है, ठीक है। ना हमें n पता है और ना हमें an पता है, इस दोनों में से हमें कुछ भी पता नहीं है। जब हमें इस दोनों में से कुछ भी पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला सेट करते हैं। कैसे? अब हम लिखेंगे an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 n2 में d होता है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो a का वैल्यू है 63 प्लस n माइनस 1 और n2 में d का वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब लिखेंगे पुनः, प्रथम एपी में तो हो चुका है, अब क्या लिखेंगे, दूसरे एपी में। दूसरे एपी में, दूसरा एपी में आप आइए तो आपको ए का मान क्या मिल रहा है, 3 और डी का मान क्या मिल रहा है, तो T2 माइनस T1 करने पर T2 10 और T1 क्या है, 3 है। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7। इसमें भी हमें n पता नहीं है और an पता नहीं है कुछ पता नहीं ना। अब यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो पहला एपी में हमने किया है। क्या? तो हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए आपके पास a का वैल्यू क्या है, 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू में d का वैल्यू 7 है, यही है ना। अब हम लिखेंगे, यहां कह रहा है, यहां कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी पहिलका और दूसरका के nवें पद समान होंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से या प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न से या आप लिखिए प्रश्नानुसार, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दोनों एपी का कौन सा पद बराबर होगा, आपको पद पता है क्या, नहीं ना, तो आप डायरेक्ट लिखिए कि प्रश्नानुसार दोनों एपी का nवां पद क्या होगा, बराबर होगा। प्रश्नानुसार दोनों एपी का nवां पद क्या होगा, समान होगा, समान होगा, ठीक है। इसीलिए nवां पद समान होगा ना दोनों एपी का। अब हम ये क्यों निकाले हैं तो यहीं से अब आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्नानुसार दोनों एपी का nवां पद क्या होगा, समान होगा, दोनों एपी का। तो पहिलका एपी का nवां पद क्या है, तो पहिलका एपी का nवां पद है 63 प्लस में n माइनस 1 और इंटू में 2 है, बराबर होगा। समान का मतलब क्या होता है, बराबर होना। दोनों एपी का nवां पद समान होगा, तो पहिलका एपी का nवां पद लिखा गया। अब दूसरका एपी का nवां पद हमें लिख लेना है। तो दूसरका एपी का nवां पद क्या है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू में 7 है। जब हम आगे बढ़ाएंगे इसे तब आप देखिए 63 प्लस 2 से n में गुना हुआ, 2n, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और यह माइनस है तो माइनस के बराबर में, 3 प्लस 7 से n में गुना होगा तो 7n और 7 एकम 7, यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस। आगे बढ़ाया जाए, बताइए 63 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 61 प्लस 2n के बराबर में 3 में से 7 जाएगा तो -4 प्लस 7n, यही है ना। अब हमें करना क्या है, अब शुरुआती दौर से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि चर पद वाले को एक तरफ और बिना चर पद वाले को एक तरफ लिख देना है। यानी कि जो एबीसीडी वाला होगा, एबीसीडी के अक्षर वाला, उसको एक तरफ कर देना है और बिना एबीसीडी वाले को एक तरफ कर देना है। तो चलिए देखिए 2n को हम उधर ले चले, जब हम 2n को उधर ले जाएंगे और ये 2n प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, 7n माइनस 2n लिख सकते हैं ना। और उसके बाद देखिए 61 का 61, -4 इधर आया तो +4, ठीक है। हम आगे बढ़ाएंगे, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 7n में से अगर 2n माइनस होता है तो क्या बचेगा, 5n के बराबर में। इसको आप क्या कीजिए, प्लस कीजिए तो क्या आएगा, 65 आया। अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या निकल गया, n का वैल्यू निकलेगा 65/5। इसको काटिए, 13 बचे 65 कट गया, n का मान क्या आया, n का मान आया यहाँ पे 13। अब आपको करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे देखिए लिखना है अतः यहां से आपको स्टार्ट करना है। अतः दोनों एपी का n के जगह पर क्या लिखेंगे, 13
अतः दोनों एपी का nवा पद क्या होगा, समान होगा। देखेंगे अतः दोनों एपी का 13वां पद समान होगा। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? समझ में आ गया या फिर से समझाना पड़ेगा? अगला प्रश्न है 11 नंबर, 11 ही है ना? ग्यारहवां नंबर किसका प्रॉब्लम है? 11वां नंबर किसी का नहीं है? ग्यारह या 12? 11 नहीं है, 11 सबसे बन गया है। तो बोला करो ना कि मेरा है। इसको साफ कर दिया जाए। सबको समझ में आ गया है ना? कोई ऐसा नहीं ना जिसको समझ में नहीं आया है? आ गया विशाल? कब हुआ? समझ में आया है? बोलिए नहीं रही है। क्या कीजिएगा, कमजोरी इतना हो गया इन लोगों को कि बोल ही नहीं पा रहे हैं। इधर देखिए, अब चलिए 11वां नंबर प्रश्न की तरफ। 11वां नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि 4 के कितने गुणज 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच 250 के बीच पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि गुणज क्या होता है। गुणज उसे कहा जाता है जिससे किसी संख्या में पूरा भाग लगे और पूरा पूरा कट जाए। कुल मिलाकर कहानी यही हुआ कि पहाड़ा को ही गुणज कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ा को ही क्या कहा जाता है? गुणज कहा जाता है। कह रहा है कि 4 के कितने गुणज है, यानी कि 4 के पहाड़ा का कै गो ऐसा संख्या है जो 10 और 250 के बीच में आता है। अब 10 और 250 के बीच में 4 का पहाड़ा में का संख्या आने वाला संख्या कौन कौन सा है? तो जरा आप देखिए, 10 और 250 के बीच में हम 4 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। अगर इतना हम लिखते रहेंगे आगे तक हम कहाँ तक जाएंगे? कह रहा है कि किसके बीच होना चाहिए? 10 और 250 के बीच होना चाहिए। अब 250 से जस्ट पहले वाला कौन सा संख्या है जो 4 से पूरा पूरा कट जाए? पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो कैसे चेक करेंगे? जरा ये देखिए, 250 में हम क्या करेंगे? 4 से दे देंगे भाग। अब देखिए यहाँ पे 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 घटाएंगे तो 1 0, 4 दूनी 8 आया। कितना शेष बच गया? 2 बचा ना। शेष कितना बचा? 2। इसको हम क्या करेंगे? 250 में से इस 2 शेष को हम माइनस कर देंगे। कितना आया? 248 आया। यानी कि अंत वाला क्या है? 248 है। अब प्रश्न कह रहा है कि जो संख्या होना चाहिए कहां से कहां तक का होना चाहिए? 10 से 250 का। अब यहाँ पर आप देखिए, ये दोनों तो 10 से पहला वाला है ना, इसको मिटा दिए। अब आपको जो एपी मिला वो एपी क्या है? यही आपका एपी हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया? एपी हो गया। अब इस एपी में देखिए, प्रथम पद 12, सर्व अंतर डी में से 16 में से 12 जाएगा तो डी का वैल्यू 4, और अंत में क्या है? 248, यानी कि ये आपका क्या हो गया? एन हो गया। तो आपको निकालना क्या है? एन निकालना है। बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का? अगर आपसे पूछे 5 का गुणज तो
तो आप क्या करेंगे, 5 का टेबल लिख लेंगे और वहां से आप एपी बना लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाया जाए। ए बाबू, 12वां प्रश्न किन बच्चों से बना है ये बताइए पहले। 12वां प्रश्न किन से बना है? किसी से नहीं बना है। चलिए देखिए, क्या करना है, सिद्ध करना है। घर में चावल दाल कैसे सिद्ध किया जाता है, कुकर में डालिए, 2 सीटी मार दीजिए, हो गया सिद्ध, हो गया ना। वैसे क्या करना कि बुक का ही पेज फाड़ना, कुकर में डालकर इसको भी 2 सीटी लगा देना, खुद ब खुद सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए वो, इधर देख लीजिए, आगे बढ़ाएंगे। 12वां नंबर प्रश्न है, बारहवां नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी, यहाँ देखिए बुआ, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा क्यूबा और आरवा पद, पीवा क्यूबा और आरवा पद अगर एनवा पद बोलता है तो हम लिखते हैं ए एन। क्या लिखते हैं हम? ए एन। अगर पीवा पद बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे? क्यूबा पद बोलेगा तो, और आरवा पद बोलेगा तो लिखेंगे, लिखेंगे ना। कह रहा है कि किसी एपी का पीवा क्यूबा और आरवा पद क्रमशः ए बी और सी है। क्या है? ए बी और सी है। तो कह रहा है कि आप साबित कीजिए इस प्रश्न में कि ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां देखिए एक बार फिर से प्रश्न को समझिए। कह रहा है कि एगो एपी है, इस एपी का अगर पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है और आरवा पद क्या है? सी है। तो आपको बताना है कि ए इंटू क्यू माइनस आर में हम जोड़ेंगे बी इंटू आर माइनस क्यू और उसमें हम जोड़ेंगे सी। कहाँ पे पी है? यहाँ पे पी है, आर माइनस पी, और जब सी में हम पी माइनस क्यू जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 0। चलिए आगे बढ़ाया जाए इस प्रश्न को, बढ़ाए इस प्रश्न को आगे। जरा आप याद कीजिए, आपको हमेशा बताया जाता है कि जब भी अगर आपको कोई पद पूछा जाए, क्या पूछा जाए? कोई पद पूछा जाए, जैसे कि अगर ए 100 निकालना है तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है ए प्लस 99 डी, होता है ना। अगर हमसे ए 5 पूछा जाए तो इसका मान क्या होता है? ए प्लस 4 डी, यही होता है ना। तो जरा आप बताइए, अगर ए पी पूछा जाए तब इसका मान क्या होना चाहिए? एगो घटाना भी है ना, तब इसका मान क्या हो जाएगा? तब इसका मान होगा ए प्लस पी माइनस 1 और इनटू में डी होगा। अगर आपसे क्यू पूछा जाए तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इनटू में डी होगा। जब आपसे आर पूछा जाए तो क्या होगा? आरवा पद पूछा जाए तो ए प्लस आर माइनस 1 और इनटू में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझने में कुछ कंफ्यूजन है क्या? लेकिन यहाँ देखिए, हम अभी तक जितना पद हमने बनाया है, एपी का जितना प्रश्न हमने बनाया है, उसमें हमने पहला पद क्या लिया था? ए लिया था। क्या लिया था? ए। लेकिन इसमें देखिए पीवा पद ए दे रहा है, यानी कि प्रथम पद कुछ और होगा। अब हमें प्रथम पद यहाँ ए न मानकर कुछ और मानना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए को ऑलरेडी क्या माना गया है? पीवा पद माना गया है। क्या माना गया है? पीवा पद।
चलिए अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना के एपी का प्रथम पद क्या मान ले, जो अगर हमें कुछ पता नहीं है तो हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। तो लिखेंगे माना कि एपी का प्रथम पद एक्स तथा सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर डी है ना, डी है। तो ए एन बराबर क्या होगा, तो ए एन का मान यहाँ पे हो जाएगा x प्लस एन माइनस वन और एन टू में डी होगा ना। अब चलिए अब चलेंगे यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है निकालने को, तो प्रश्न कह रहा है कि आप ए पीवा पद निकालिए। कौन सा पद निकालिए, पीवा पद निकालिए। आप डायरेक्ट पीवा पद भी कह सकते हैं, एपी भी कह सकते हैं और टीपी भी कह सकते हैं। आपको जो बोलना है आप बोलेंगे, सारा चीज आपका सही होगा। अब चलिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए ये जो P लिखा गया है, Q लिखा गया और R लिखा गया है, किसके स्थान पर लिखा गया है, N के स्थान पे। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, जब आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे AP के बराबर में, AP के बराबर में। यहाँ देखिए प्रथम पद को किस चीज से दिखाना है, X से, क्योंकि हमने यहाँ पर AP का प्रथम पद क्या लिया है, X प्लस यहाँ पर देखिए N माइनस वन, N के जगह पर क्या है, P है, तो P माइनस वन और N2 में क्या है, D है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए इस प्रश्न को। चलिए इधर आइए, जरा आप बताइए ये जो एपी अभी यहाँ पर लिखा गया है, आपके पास इसका वैल्यू क्या है, एपी का वैल्यू क्या है आपके पास, ए है। तो क्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए के बराबर में एक्स प्लस पी माइनस वन और इनटू में डी, लिख सकते हैं। अब लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है ए क्यू, क्या निकालना है, ए क्यू अर्थात क्यूवा पद। अब हम यहाँ लिखेंगे ए क्यू के बराबर में प्रथम पद आपने क्या माना है, x और प्लस, उसके बाद देखिए n के जगह पे क्या है, q है, तो q माइनस वन इनटू में क्या है, d हो जाएगा। तुम्हारे सर के ऊपर से सारा बाउंस करेगा, ये हमको पता है। एकदम आला दर्जा का बेशरम हो का बे, यहाँ पे समझा रहे पीछे घुनुर घुनुर कर रहा है। यहाँ देखिए ए क्यू का वैल्यू क्या दिया गया है, b, तो क्या हम ए क्यू के जगह पर b लिख सकते हैं, के बराबर में x प्लस क्यू माइनस वन और इनटू में क्या है, d है। अब यहाँ पर फिर से एक बार और लिखेंगे, क्या पुनः लिखा गया। जब हम पुनः लिखेंगे तो अब हमें क्या निकालना है, आरवा पद, यानी कि ए आर के बराबर में, ए आर के बराबर में प्रथम पद आपने क्या लिया है, x लिया है, तो x प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के जगह पे r माइनस वन और इंटू में क्या है, d है। अब जरा आप बताइए ये जो आरवा पद है इसका वैल्यू क्या दे रहा है, c, तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं, c के बराबर में x प्लस r माइनस वन और इंटू में क्या है, d है। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। अब यहाँ से हमें क्या मिल चुका है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि लगभग लगभग हमें यहाँ पर 3 को समीकरण मिला है। समीकरण कौन कौन सा है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है और ये हमारा तीसरा समीकरण है। समझने में कोई तकलीफ है क्या यहाँ पे, नहीं ना। कहाँ पे, इसको यहाँ पे साबित क्या करना है, तो यहाँ पे साबित करना है कि सबका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है।
इधर देखिए, अब हमें करना क्या है, जरा आप देखिए, ए के साथ क्या आना चाहिए, Q माइनस आर, वो भी किस चीज में, गुना में, ठीक है। और ये जो ए है, ये ए आपको कहाँ मिलेगा, तो समीकरण किस में, पहला में। तो अब लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में ए है, और ए में आप देखिए Q माइनस आर से क्या हुआ है, गुणा हुआ है। लिखेंगे ए समीकरण एक में Q माइनस आर कॉमा दो में, अब जरा आप देखिए उसके बाद क्या है, बी है। बी आपको कहाँ मिलेगा, समीकरण दो में। तो समीकरण दो में, और देखिए बी में किस चीज से गुणा हुआ है, आर माइनस पी से। तो समीकरण दो में आर माइनस पी से, तथा समीकरण तीन में, समीकरण तीन क्यों लिखा गया है, तो तीसरा नंबर पर आपको क्या लेना है, सी। और सी आपको कहाँ मिलेगा, समीकरण तीन में सी मिलेगा। और समीकरण तीन में जब सी मिलेगा, तो सी के साथ किस चीज से गुणा हुआ है, पी माइनस क्यू। समीकरण तीन में पी माइनस क्यू से गुणा करके, क्या करके, गुणा करके, जरा आप ये बताइए, ये जो ए है, ये समीकरण पहला में आया हुआ है, ये जो बी है ये दूसरा में आया हुआ है, और ये जो सी है किस में आया हुआ है, तीसरा में आया हुआ है। समीकरण एक में इससे गुणा किया गया है, समीकरण दो में इससे गुणा किया गया है, और समीकरण तीन में इससे गुणा किया गया है। और सबको गुणा करके उसके बाद क्या कर दिया गया है, क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, गुणा करके क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने पर। आपको पता है कि जो भी काम हमें करना होगा, तो लेफ्ट साइड वाले के साथ लेफ्ट साइड वाले को, और राइट साइड वाले के साथ राइट साइड वाले को। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं और इसको मिटाते हैं। जब हम इसको साफ करेंगे तब आप देखिए, अब आगे कह रहा है कि समीकरण एक में, समीकरण एक के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। तो लिखेंगे ए में गुणा किस चीज से करना है, तो ए में गुणा करना है Q माइनस आर से, Q माइनस आर से गुणा किया गया। उसके बाद कह रहा है समीकरण दो में, समीकरण दो के लेफ्ट साइड में क्या है, बी है, तो बी, और बी में किस चीज से गुणा करना है, तो आर माइनस पी से, किस चीज से, आर माइनस पी से। और उसके बाद कह रहा है कि समीकरण तीन के लेफ्ट साइड में क्या है, सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी, और सी में किस चीज से गुणा करना है, पी माइनस क्यू से, पी माइनस क्यू से। और गुणा करने के बाद सबको क्या कर देना है, जोड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस। जरा आप ये देखिए, प्रश्न थोड़ा लंबा तो है। देखिए जो प्रश्न का डिमांड था वो आपको मिला या नहीं मिला, ये तो जो काम हुआ है सिर्फ लेफ्ट साइड में हुआ है, अभी राइट साइड में हमें काम करना ही है। अब आइए, जब हम आगे बढ़ाएंगे, ये प्रश्न इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। समीकरण एक के राइट साइड में देखिए आपको क्या मिला हुआ है, x प्लस, उसके बाद क्या है, x प्लस p माइनस वन, और इनटू में क्या है, d है। इसमें भी तो गुणा करना होगा ना, इसमें भी गुणा करना होगा। इसमें किस चीज से गुणा करना होगा, तो इसमें भी हमें गुणा करना है किससे, Q माइनस आर से गुणा करना है। उसके बाद चलिए समीकरण दूसरा लिखिए, समीकरण दूसरा क्या है, तो समीकरण दूसरा है यहाँ पे x प्लस Q माइनस वन इंटू डी, है ना। इसमें किस चीज से गुणा करना है, इसमें गुणा करना है r माइनस पी से, ठीक है। उसके बाद चलिए तीसरा समीकरण कौन सा है, तीसरा समीकरण आपको कौन सा मिलेगा, तो तीसरा समीकरण आपको यहाँ पे मिलेगा x प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और इसमें आपको गुणा किस चीज से करना है, तो p माइनस क्यू से करना है ना।
और गुणा करने के बाद फिर से सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो इस सब जगह हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का साइन देना होगा। जरा आप यहाँ पर देखिए, आपको कॉमन क्या चीज दिख रहा है, आपको कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्स, एक्स और एक्स कॉमन दिख रहा है ना। जब अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो आप इस x को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब आप इस x को कॉमन लेंगे तब आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा x कॉमन लेने के बाद। ये देखिए पहल का x में अगर हम यहाँ पर आ रहे और इस पॉइंट को हम छोड़ दें, ठीक है, यहाँ पर हम आकर इस पॉइंट, यहाँ पर पहला समीकरण में आए और इस पॉइंट को हम छोड़ दें, तो हम क्या पा रहे हैं, तो x से इस x को काटा गया और बचा क्या, q माइनस आर। क्या बचा, q माइनस आर बचा, q माइनस आर बचा। अब आप सोचेंगे कि आपने छोड़ा क्यों है, इसे क्यों छोड़े हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस, जब हमने इसे छोड़ा है तो हमें इसे भी छोड़ना पड़ेगा और इसे भी छोड़ना पड़ेगा। फिर आप देखिए एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या, आर माइनस पी बचा। उसके बाद देखिए फिर से क्या है, प्लस है, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया और बचा क्या, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू बचा। अब आप क्या कीजिए, इस कोष्ट को कर दीजिए बंद। उसके बाद देखिए अब आपके पास सिंबल किस चीज का है, जिसको आपने छोड़ा है उससे पहले सिंबल किस चीज का है, प्लस का है। तो अब आप यहाँ पर दीजिए प्लस। और जरा अब आप फिर से गौर कीजिए कि इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कॉमन क्या है, माइनस एक ही आपको सिर्फ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस एक तो कॉमन है ही नहीं। माइनस एक को अगर हम कॉमन लेंगे तो फिर हमें इसको गुणा के रूप में लिखना पड़ेगा, तब वहां से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। इसलिए हम माइनस वन को कॉमन नहीं लेंगे, हम कॉमन किसे ले लेते हैं, डी को। जब आप डी को कॉमन लेते हैं बाबू, यहाँ देखिए जब आप डी को कॉमन लेते हैं एक स्टेप आपको याद होना चाहिए। कौन सा स्टेप, तो आप याद कीजिए, आपको बराबर पढ़ाया जाता है कि जब लिखा हो a प्लस बी और इनटू में a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों इस दोनों के लिए है, इसका मतलब यही होता है ना। तो जरा आप बताइए, इस टोटल को आप एक टर्म और इस टोटल है और इसको आप एक टर्म ले लीजिए, तो ये इसके लिए भी है और ये इसके लिए भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए हम इसको यहाँ पर लिखे तो अब इसका वैल्यू इसके साथ खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ये गुणांक में, और जब हम गुणा करेंगे तो इससे इसमें भी गुणा करना होगा और इससे इसमें भी गुणा करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। अब आपके माइंड में एक और चीज आएगा कि सर आपने तो यहाँ पर ठीक किया है, डी तो कॉमन लिया है, लेकिन डी को आपने प्लस में क्यों कॉमन लिया है। तो जरा देखिए आपका जो टर्म है किस चीज वाला है, प्लस वाला या माइनस वाला, तो आपको कॉमन भी क्या लेना पड़ेगा, प्लस ही लेना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू, अब आप सोचेंगे एक और आपके माइंड में चीज आएगा, क्या, कि ठीक है आपने ये प्लस लिया है, इस प्लस को आपने लिया है तो आप तो प्लस पहले ही लिख चुके हैं। जब आप प्लस पहले ही लिख चुके हैं तो एक प्लस को आप दोबारा कैसे कॉमन ले सकते हैं, तो पहले हमने नहीं लिखा है। पहले जो हमने प्लस लिखा है वो कौन सा प्लस है, ये है और ये है। बात समझ में आया। यहाँ जो दो गो प्लस लिखा गया है तो एक ये प्लस है और दूसरा ये प्लस है। अब हमने अभी जो डी के साथ कॉमन लिया है प्लस में, वो ये वाला प्लस है। जरा आप देखिए जब हम डी कॉमन लिए तो डी से डी कैंसिल, बचा क्या, क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बच जाएगा, फिर से बड़ा कोष्ट देते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा p माइनस वन बचा, और इसके साथ गुणांक में क्या आ जाएगा, q माइनस आर। क्या आएगा, q माइनस आर आएगा, q माइनस आर आएगा, ठीक है। टोटल तो माइनस में ही है ना, हो कहीं कुछ प्लस में नहीं ना है। आगे बढ़ाया जाए। समीकरण किस रूप का है, प्लस के रूप का, तो प्लस। अब दूसरा का समीकरण में आइए, x पहले कॉमन में चला गया था, कॉमन में भेजिएगा, कोमा में मत भेज दीजिएगा, ठीक है। x पहले कॉमन में आ चुका है, d अब यहाँ पर कॉमन में आ चुका है, तो बचा क्या, q माइनस वन। क्या बचा, q माइनस वन बचा, और q माइनस वन के साथ गुणांक में क्या है, r माइनस पी, r माइनस पी है, ठीक है। और उसके बाद आइए फिर यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस। अब देखिए x तो पहले कॉमन में आ गया, d कॉमन में आ गया, बचा क्या, r माइनस वन। क्या बचा, r माइनस वन, और उसके बाद इनटू में क्या है, p माइनस क्यू।
कोष्ट को कर दिया जाए अब बंद, आगे बढ़ाया जाए। अब जब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे तब आप देखिए आपको क्या मिल रहा है। x है, यहाँ पे q माइनस आर लिख दिए, प्लस 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 आर। जो भी झंझट था अभी तक ही था, अब के बाद झंझट नहीं है। अब के बाद वही 1 2 3 4 गिनने वाला प्रश्न है। प्रश्न का जो काम है वो 1 2 3 4 गिनने वाला है। प्लस 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 आर, प्लस माइनस माइनस पी, उसके बाद देखिए प्लस 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 पी, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस क्यू। समझने में कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना। आगे बढ़ाए फिर, चलिए आगे बढ़ाते हैं। प्लस में डी पोस्ट दे दे। अब यहाँ देखिए पी से क्यू में गुणा हुआ, क्या हो जाएगा? पी क्यू। ऐसा टर्म तो आप पढ़ चुके हैं ना, ऐसा टर्म तो आप पढ़े हुए हैं ना। क्या किया जाता है? पहलकों से दोनों में गुणा और दूसरकों से दोनों में गुणा किया जाता है या नहीं किया जाता है? किया जाता है। पी से क्यू में गुणा तो पी क्यू, ध्यान से देखते जाइए। पी से माइनस आर, पी से माइनस आर में गुणा तो माइनस आर पी लिखा गया। अब आइए -1 से क्यू में गुणा तो माइनस क्यू, और -1 से माइनस आर में गुणा तो माइनस माइनस प्लस आर। अगर यहाँ पर आप माइनस प्लस में गड़बड़ाते हैं तो पूरा प्रश्न आपका चोखा चटनी हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो प्लस है। अब इसको गुणा करना है इसके साथ, Q से R में गुणा हुआ तो क्या लिखेंगे? आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर से आप Q से माइनस पी में गुणा कीजिए तो माइनस पी क्यू लिखा गया, लिखा गया ना। अब -1 से आप गुणा कीजिए किस में? आर में, तो क्या आएगा? माइनस आर, और -1 से आप पी में गुणा, माइनस पी में गुणा कीजिए तो माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस दिया गया है तो प्लस, और उसके बाद देखिए जब आर से आप पी में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आर पी। क्या आएगा? आर पी। और जब आप आर से माइनस क्यू में गुणा कीजिएगा तो माइनस आर क्यू। उसके बाद जब आप -1 से पी में गुणा करेंगे तो माइनस पी आया, और आगे बढ़ाएंगे जब -1 से माइनस क्यू में गुणा होगा तो प्लस क्यू। समझने में कोई तकलीफ है क्या? थोड़ा सा भी नहीं ना। आगे बढ़ाया जाए। प्लस क्यू और माइनस क्यू कैंसिल, माइनस आर प्लस आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल हो गया। यहाँ लिखिए लेते नहीं तो बाद में आप भी भूल जाइएगा, हम भी भूल जाएंगे। आगे बढ़ाएं। यहाँ पे x है और ये सब कट के क्या हो गया? 0 हो गया ना। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। और यहाँ का प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और इस d को d भी दे देते हैं, ठीक है। अब जरा आप देखिए पी क्यू प्लस में और पी क्यू माइनस में, आर पी माइनस में और आर पी प्लस में है। माइनस क्यू तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कटा, प्लस आर और माइनस आर कटा, प्लस आर क्यू और माइनस आर क्यू कटा। उसके बाद बचा क्या? प्लस पी और माइनस पी कट गया, क्या बचा? 0 बचा। क्या बचा? 0 बचा। आगे बढ़ाया जाए। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो जब x में 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 0, और प्लस d में जब 0 से गुणा होगा तो क्या आएगा? 0। आगे बढ़ाएंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। अब आप यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा था कि जब हम a में q माइनस आर से गुणा करेंगे, b में r माइनस पी से गुणा करेंगे, और c में p माइनस क्यू से गुणा करेंगे, और फिर सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0। जरा अब आप यहाँ पे देखिए, आपने a में q माइनस आर से गुणा किया, b में r माइनस पी से गुणा किया, और c में p माइनस क्यू से गुणा करके सबको जोड़ा है। जो चीज यहाँ कहा गया था वही काम आपने यहाँ पर किया है, तो आपका आंसर क्या आया? 0, जिसका डिमांड था। यानी कि जो चीज डिमांड किया गया था वो चीज आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको आप मान लीजिए ये आपका क्या है? LHS है। क्या है ये? LHS है। तो ये 0 क्या हो जाएगा? RHS हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब आप यहाँ पर लिखिए क्या, डायरेक्ट आप लिख दीजिए यहाँ पे A इंटू क्यू माइनस आर और प्लस B इंटू आर माइनस पी और प्लस C इंटू P माइनस क्यू के बराबर में क्या लाना था? 0। यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? साबित हुआ। बनेगा? थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है।
इसको आप बनाएंगे तो इसमें सबसे जो थोड़ा सा कठिन पॉइंट है यही वाला लाइन, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में। तो बनाओ, एग्जाम में यही पूछ दिया, तो अगर पूछेगा और बन जाए इसलिए तो समझाया गया है।